हेलो दोस्तों, बहुत प्यार और दिल से स्वागत है आपका किताबी कीड़ा पर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन आपको मिलती है एक नई सोच, एक नई किताब और कुछ ऐसा जो आपके भीतर कुछ हलचल कर दे। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो किसी राजा, किसी लेखक या किसी फौजी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसके नाम पर किताबें पढ़ी जाती हैं। वो इंसान न दिखने में खास था, न उसके कपड़े, न कोई ओहदा, लेकिन आज भी 2500 साल बाद जब भी दुनिया में किसी महान विचारक की बात होती है उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, और वो थे सुकरात। सोचिए, वो शख्स जिसने खुद कुछ नहीं लिखा लेकिन पूरी दुनिया उससे सीखी। और शायद इसीलिए इस ऑडियो बुक में हम जो कुछ भी शेयर करेंगे वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सुकरात को चंद मिनटों में समझना वैसे ही है जैसे समंदर को एक गिलास में भरना। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अभी सेव कर ले या किसी अपने के साथ शेयर कर ले, ताकि जब भी मन करे आप इसे एक एक सांस के साथ रुक रुक कर गहराई से सुन सकें, क्योंकि हर चैप्टर, हर मोड़ आपको एक नई सोच, एक नया सवाल देगा। अब जरा आंखें बंद करिए और मेरे साथ चलिए उस एथेंस की गलियों में जहां संगमरमर की खूबसूरत इमारतों के बीच रेशमी कपड़ों में घूमते लोग हैं, व्यापारी हैं, नेता हैं, और इन्हीं के बीच एक इंसान है, नंगे पांव, पुराने कपड़ों में, अजीब सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और सवालों से भरा हुआ मन। वो कभी किसी मोची से पूछता है न्याय क्या होता है, फिर किसी सैनिक से हिम्मत का असली मतलब क्या है, और कभी किसी नेता से एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या होता है। उसके सवाल इतने गहरे होते हैं कि सामने वाला अपने ही जवाबों में उलझ जाता है, और वो समझ जाता है कि जो वो ज्ञान समझ रहा था वो बस उसकी राय थी, सच नहीं। यही था सुकरात का तरीका, सवाल पूछकर आपके सोचने के तरीके को हिला देना। लेकिन सबसे अचंभे की बात, सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, एक भी किताब, एक भी पत्र, एक भी लाइन नहीं। फिर भी हम आज उसे इतना कैसे जानते हैं? इसका श्रेय जाता है उनके सबसे करीब के शिष्यों को, खासकर प्लेटो और ज़ेनोफोन को। प्लेटो, जो खुद एक बड़े दार्शनिक बने, उन्होंने अपने गुरु सुकरात को अपनी कई किताबों में मुख्य पात्र बनाया। उनके लिखे डायलॉग्स ही वो खिड़कियां हैं जिनसे हम सुकरात की दुनिया में झांकते हैं। लेकिन वहीं से शुरू होती है एक दिलचस्प उलझन जिसे विद्वान द सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं, यानी क्या सच में प्लेटो ने वही लिखा जो सुकरात ने कहा था, या फिर अपने विचारों को सुकरात की आवाज में रख दिया। अब जरा सोचिए, जैसे कोई शख्स की बायोग्राफी उसके सबसे बड़े फैन ने लिखी हो, तो उसमें क्या वो पूरी तरह असली होगी? शायद नहीं। फिर भी एक बात तो बिल्कुल साफ है, सुकरात कोई आम इंसान नहीं थे। वो एथेंस के लिए एक गैडफ्लाई थे, यानी वो चुभती हुई मक्खी जो सोते हुए घोड़े को बार बार डंक मारती है ताकि वो जगे। सुकरात भी यही करते थे, हमारी सोच को डंक मारते थे ताकि हम बस जिए नहीं बल्कि सोचे समझें और सच में जागरें। सोचिए, कैसा होगा वो इंसान जो भरी सभा में खड़ा होकर यह कह सके, मुझे कुछ नहीं पता। सुकरात यही कहते थे, और शायद इसीलिए वो सच में बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने उस सबसे पहली सच्चाई को स्वीकार किया जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी छुपाते रहते हैं, अपनी अज्ञानता। वो कहते थे, मैं सबसे बुद्धिमान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैं कुछ नहीं जानता। अब जरा सोचिए, आज के दौर में जहाँ हर कोई खुद को सब कुछ जानने वाला साबित करने में लगा है, वहाँ सुकरात जैसे इंसान का ये नजरिया कितनी बड़ी बात है, और यही बात उन्हें खास बनाती है। वो ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि खुद को एक दाई मानते थे, जैसे एक मिडवाइफ होती है जो खुद बच्चा नहीं जन्म देती लेकिन जन्म में मदद करती है। ठीक वैसे ही सुकरात लोगों के दिमाग में जो विचार पहले से मौजूद थे, बस उन्हें जन्म लेने में मदद करते थे अपने सवालों के जरिए। और ये तरीका धीरे धीरे बहुत से प्रभावशाली लोगों को चुभने लगा था। जब कोई आपके सालों पुराने यकीनों पर सवाल उठाता है तो गुस्सा तो आता ही है, और सुकरात यही कर रहे थे। लेकिन उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि सच की एक साझी खोज करना। इसलिए एथेंस के नौजवान लड़के उनके पीछे पीछे घूमा करते थे, ये देखने के लिए कि कैसे सुकरात अपने सवालों से बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। और वहीं जो सत्ता में थे वो डरने लगे थे। उन्हें लगा कि ये शख्स युवाओं को परंपराओं, देवताओं और उनकी सत्ता के खिलाफ भड़का रहा है। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान जिसके पास ना पैसा था, ना कोई पद,
सिर्फ अपने विचारों और शब्दों की ताकत से पूरे एथेंस को हिला रहा था। और यही कारण था कि जिन लोगों ने उसे कभी सराहा था, वही लोग बाद में उससे इतनी नफरत करने लगे कि उसे मौत की सजा सुना दी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या था सुकरात में जो लोग उसे भूल नहीं पाए, और ऐसा क्या था उस दौर के एथेंस में जिसने उसे जन्म भी दिया और मिटाया भी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उस जमाने के एथेंस में चलना होगा, उस स्वर्ण युग की गलियों में जहां एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। उस समय को समझना होगा जिसमें सुकरात ने सांस ली, सवाल पूछे और लोगों की सोच को झकझोरा, क्योंकि हर महान सोच के पीछे उसका समय भी होता है। सुकरात का समय कोई मामूली वक्त नहीं था, वो था एथेंस का गोल्डन एज। उस दौर में पेरिक्लिस जैसे नेता एथेंस को कला, संस्कृति, लोकतंत्र और वास्तुकला का केंद्र बना रहे थे। पार्थेनन जैसे मंदिर बन रहे थे, सोफोक्लिस जैसे नाटककार अपने महानतम नाटक लिख रहे थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि आम लोग भी राजनीति में अपनी बात रख सकते थे। डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र ने यही जन्म लिया था, और ये वही माहौल था जिसने सुकरात जैसे विचारकों को पनपने का मौका दिया। लेकिन हर रोशनी की एक परछाई होती है। एथेंस का ये उजला समय हमेशा के लिए नहीं था। सुकरात की जिंदगी में एथेंस ने पेलोपोनेशियन युद्ध भी देखा, एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष स्पार्टा के साथ जिसने एथेंस को तोड़कर रख दिया। दौलत चली गई, हजारों जाने गईं, और एक समय ऐसा भी आया जब लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही लाई गई, वो भी 30 तानाशाहों की। भले ही बाद में लोकतंत्र लौट आया, लेकिन लोगों के मन में डर और असुरक्षा बैठ चुकी थी। ऐसे वक्त में जब लोगों की बची खुची मान्यताएं ही सहारा होती हैं, तब अगर कोई उन पर भी सवाल उठाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता, और सुकरात वही कर रहे थे। इस दौर में एक और बदलाव आया, सोफिस्ट नाम के पेशेवर शिक्षक सामने आए। ये लोग पैसे लेकर रेटोरिक यानी भाषण देने की कला सिखाते थे। उनके लिए सत्य कोई स्थायी चीज नहीं थी, बल्कि वो होता था जिसे आप साबित कर दे, चाहे वो सही हो या नहीं। उनका मानना था कि बहस जीतना सबसे जरूरी है, चाहे तर्क सही हो या नहीं। अब सोचिए, एक तरफ ये सोफिस्ट थे जो पैसे लेकर किसी भी बात को सही साबित करना सिखाते थे, और दूसरी तरफ सुकरात थे जो कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता और कभी किसी से एक पैसा नहीं लेते थे। सुकरात के लिए ज्ञान कोई व्यापार नहीं था, बल्कि एक आत्मिक खोज थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें सवालों के जरिए इंसान खुद को खोजता है। हिम्मत चाहिए होती है शायद अपने डर को स्वीकार करने के लिए भी, और सुकरात यही समझाना चाहते थे कि हिम्मत या कोई भी गुण कोई एक सख्त परिभाषा नहीं है, बल्कि वो एक खोज है, एक सफर है जिसे हर इंसान को खुद तय करना होता है। और यही है सुक्रातिक मेथड का जादू, ये किसी को जवाब नहीं देता, बल्कि उसे खुद से सवाल करने की ताकत देता है। सुकरात कहते थे कि सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां हम अपने जानने के भ्रम से बाहर निकलकर सच में समझने की ओर बढ़ते हैं। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर की सोच को जगाने के लिए सवाल पूछते थे। वो सोच जो अक्सर हमारे अंदर होती है, लेकिन हम कभी खुद उससे टकराते नहीं। यही वजह थी कि उनका तरीका सिर्फ ज्ञान हासिल करने का नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने का जरिया था। और इसी वजह से वो सोफिस्टों के लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक खतरा बन गए थे, क्योंकि जहां सोफिस्ट पैसे लेकर दिखाने वाला ज्ञान बेचते थे, वहां सुकरात बिना किसी फीस के खुद से मिलने की प्रक्रिया शुरू करवा देते थे। और इसी वजह से एथेंस जैसे समाज में जहां अब शक, असुरक्षा और सत्ता की घबराहट बढ़ने लगी थी, सुकरात की सच्चाई लोगों को चुभने लगी थी। सोचिए, वो शहर जिसने एक समय में अपने सबसे जुझारू बेटे को पूरी आजादी दी, वही शहर जब संकट में आया तो उसी बेटे की सवाल करने की आजादी से डरने लगा। सुकरात की बातें अब लोगों को गुमराह करने वाली लगने लगीं, लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र की सबसे गहरी नींव ही सवालों पर टिकी होती है। और यही वो समय था जब सुकरात के शब्द, उनकी सोच और उनका तरीका एक तूफान में बदल गया, एक ऐसा तूफान जो सच्चाई से डरने वालों को डरा गया, लेकिन सोचने वालों को हमेशा के लिए जगा गया। यही तो ताकत है सवालों की, और यही है सुकरात की सबसे बड़ी विरासत। कभी कभी सोचिए, क्या वाकई किसी सवाल में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी पूरे समाज की नींव को हिला दे? सुकरात ने हमें यही दिखाया। उन्होंने ज्ञान को कोई किताबों में बंद चीज नहीं माना, बल्कि एक ऐसा रास्ता बताया जिससे इंसान अपनी आत्मा तक पहुंच सकता है। और यही बात उन्हें सोफिस्टों से बिल्कुल अलग बनाती थी।
वो सोफिस्ट जो खुद को विद्वान कहते थे, मंचों पर खड़े होकर भाषण देते थे और पैसे लेकर सिखाते थे कि किसी भी बहस को कैसे जीता जाए, चाहे वो सच हो या झूठ। सुकरात उनके बीच जाते, मुस्कुरा कर कहते, आप कहते हैं कि आप जानते हैं तो मुझे भी सिखाए ना, न्याय क्या होता है। और फिर वो अपनी सवालों की धीमी लेकिन लगातार पड़ती चोटों से ये साबित कर देते कि ये ज्ञान असल में सती है, खोखला है। इससे इन सोफिस्टों को न सिर्फ झटका लगता बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी डगमगाने लगती थी। वो चिढ़ने लगे थे, नाराज होने लगे थे क्योंकि एक इंसान बिना पैसे लिए, बिना मंच पर चढ़े लोगों को ऐसी चीज सिखा रहा था जो वो खुद भी ठीक से नहीं समझते थे। सुकरात उनसे पैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन वो उनसे वो चीज छीन रहे थे जो शायद पैसे से भी कीमती थी, उनका झूठा आत्मविश्वास, उनका नकली ज्ञान का भ्रम। और जब कोई इस भ्रम के बुलबुले को फोड़ने लगे तो टकराव तय है। एथेंस, जो कभी खुले विचारों का गढ़ था, अब धीरे धीरे शक और डर का शहर बनता जा रहा था। युद्ध, हार और सत्ता के उतार चढ़ाव ने उसे थका दिया था, और थके हुए समाज को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जो उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर करता है। सुकरात वही कर रहे थे, वही सवाल, वही अंदाज, पर अब लोग उन्हें सवाल करने वाला दार्शनिक नहीं, एक अराजकतावादी समझने लगे थे। ये वही एथेंस था जिसने कभी सुकरात को आवाज दी थी, एक मंच दिया था, और अब वही एथेंस अपने उस बेटे से डरने लगा था। उन्हें लगा कि सुकरात नौजवानों को भटका रहे हैं, उन्हें परंपराओं से काट रहे हैं, देवताओं के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि सोचने की आजादी ही तो लोकतंत्र की आत्मा होती है, और सुकरात का हर सवाल उसी आत्मा की एक पुकार था। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, कैसे पूछते थे वो सवाल? ऐसा क्या था उनके अंदाज में, उनके शब्दों में, जो सेनापति, नेता, विद्वान सबको खामोश कर देता था? उनके सवाल कोई तीर नहीं थे, बल्कि आईना थे जिसमें हर कोई खुद को देखता और अपने भ्रम से टकराता। और यही आईना बन गया उनका सबसे शक्तिशाली हथियार, सुक्रातिक मेथड, यानी सवालों के जरिए सच की परतें खोलने की एक कला। और ये कोई सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि एक पूरी मानसिक यात्रा। दुनिया के सबसे अच्छे लॉ स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस और बिजनेस इंस्टीट्यूट्स आज भी इसी मेथड को अपनाते हैं, ताकि उनके छात्र सिर्फ रट्टा न लगाएं, बल्कि सोचे समझें और असल में सीखें। अब इसे ऐसे समझिए, सुकरात कहते थे कि वो किसी को कोई ज्ञान नहीं दे सकते, वो तो बस लोगों के भीतर जो पहले से मौजूद है उसे बाहर लाने में मदद कर सकते हैं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही सुकरात इंसान के सोचने के ढांचे को सवालों से नया आकार देते थे। मान लीजिए वो किसी सेनापति से मिले जो कहे कि मैं जानता हूँ कि हिम्मत क्या है। सुकरात मुस्कुराते हुए कहेंगे, कमाल है, मुझे तो हमेशा से जानने की जिज्ञासा थी, आप जरा बताइए ना। सेनापति कहेगा, हिम्मत मतलब युद्ध में डटे रहना, भागना नहीं। अब सुकरात का असली खेल शुरू होता है। वो पूछते हैं, तो क्या जो सेना रणनीति के तहत पीछे हटती है वो काय है? सेनापति कहेगा, नहीं नहीं, वो तो समझदारी है। सुकरात पूछते हैं, तो फिर हिम्मत क्या है? डटे रहना या पीछे हटना? और ये सिलसिला चलता रहता है, जवाब के पीछे सवाल, और हर जवाब में छिपे विरोधाभासों को उजागर करते हुए, जब तक सामने वाला खुद ये न मान ले कि जिसे वो ज्ञान समझ रहा था वो अधूरा था। यही प्रक्रिया कहलाती है, यानी खंडन और पुनः मूल्यांकन। इसका मकसद अपमान नहीं है, बल्कि आत्मबोध कराना है। सुकरात मानते थे कि सीखने की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप दिल से मानते हैं कि मैं नहीं जानता। जब तक हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तब तक कोई भी नया विचार हमारे भीतर जगह नहीं बना सकता। इसलिए उनके सवाल एक चाबी की तरह थे जो हमारे बंद दिमाग के दरवाजे खोलते थे। इस पद्धति में 2 चरण होते थे। पहला, विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव फेस, जहां सुकरात सामने वाले के झूठे विश्वासों को धीरे धीरे तोड़ते हैं, जैसे उन्होंने सेनापति की परिभाषा को तोड़ा। और दूसरा है रचनात्मक चरण, जब सामने वाला ये मान लेता है कि उसे नहीं पता, और तब सुकरात उसके साथ मिलकर सच्चाई की खोज शुरू करते हैं। अब वो विरोधी नहीं, बल्कि साथी बन जाते हैं, 2 इंसान जो मिलकर तलाश रहे हैं कि सच क्या है। और शायद तब उन्हें ये भी समझ आता है कि हिम्मत सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि अपने डर को स्वीकार करने में, सच बोलने में, और कभी कभी चुप रह जाने में भी होती है। यही था सुकरात का तरीका, तलवार नहीं, शब्द, तर्क नहीं, सच की तलाश, और सबसे बड़ी बात, किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे खुद से मिलवाना।
हिम्मत चाहिए, हाँ सच में हिम्मत चाहिए किसी गलत बात का सामना करने के लिए। हिम्मत चाहिए बहस करने के लिए। हिम्मत चाहिए किसी की कही बात पर सवाल उठाने के लिए, भले ही वो बात सबको सही क्यों न लगती हो। और यही वो हिम्मत थी जो सुकरात ने हमें दिखाई, जो हमें सिखाई। देखिए ना कैसे एक साधारण सी बहस, एक व्यक्तिगत राय धीरे धीरे बहती हुई एक ऐसी दिशा में पहुंच जाती है जहां वो एक सार्वभौमिक सच को टटोलने लगती है। आप भी ये कर सकते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई पक्की राय उभरे, जैसे कि पैसा ही सब कुछ है या सफलता सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने का नाम है, तो बस एक पल ठहरिए और खुद से वही सवाल पूछिए जो सुकरात पूछते थे, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, सेहत और मन की शांति की कोई अहमियत नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास सब कुछ हो, आलीशान घर, बेशुमार पैसा, पर फिर भी वो अंदर से बिल्कुल खाली हो, टूटा हुआ? और फिर सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास सीमित साधन हो, लेकिन वो हर सुबह मुस्कुराते हुए उठता हो, पूरी सादगी में जीता हो और सचमुच जीता हो? जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमारी पहली सोच कितनी सती थी, कितनी अधूरी। और बस यहीं से शुरू होता है समझ का असली सफर। यही है सोक्रेटिक मेथड, वो तरीका जो सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को टटोलने के लिए है। ये तरीका न सिर्फ बाहरी दुनिया को परखने का है बल्कि अपनी आत्मा से मिलने का रास्ता है। लेकिन सुकरात सिर्फ एक तरीका बताकर नहीं रुके। उन्होंने उस तरीके से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर कर देता है, एक अच्छी जिंदगी क्या होती है? और इस सवाल की खोज में उन्होंने वो वाक्य कहा जो आज भी अमर है, An examined life is not worth living। यानी एक बिना जांची परखी जिंदगी इंसान के जीने लायक ही नहीं। अब रुकिए, सोचिए, इतना बड़ा दावा, क्या मतलब है इसका? क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर बस उसे निभा रहे हैं? द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सुकरात ने ये शब्द तब कहे थे जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उनसे कहा गया, अगर तुम चुप रहो, सवाल पूछना बंद कर दो, तो जिंदा रह सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है जिसमें मैं सवाल ही न पूछ सकूं, सत्य की खोज न कर सकूं। अब सोचिए, क्या वाकई एक जांची परखी जिंदगी जीना इतना जरूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे बस वही करते चले जाते हैं जो दुनिया कहती है, जो समाज कहता है, तो आप अपने नहीं किसी और के ख्वाब जी रहे होते हैं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, खाना, मोबाइल घुमाना, सो जाना, यही चक्र बार बार बिना रुके, बिना पूछे मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। यही होती है अनपरखी जिंदगी, ऑटो पायलट मोड में जीना, बिना इस बात की पड़ताल किए कि मैं खुश हूँ या नहीं, जो कर रहा हूँ उसका कोई मतलब है या नहीं, मेरे अपने मूल्य क्या है, मैं कौन हूँ। सुकरात के मुताबिक इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ शरीर का नहीं, चेतना का है। इंसान सोच सकता है, खुद से सवाल पूछ सकता है, और अगर वह ये नहीं कर रहा तो वह जीते हुए भी नहीं जी रहा। एक एग्जामिन्ड लाइफ, एक जांची परखी जिंदगी का मतलब है रोज अपनी आत्मा की सर्विसिंग करना। जैसे हम कार की सर्विसिंग कराते हैं, बॉडी का मेडिकल चेकअप कराते हैं, वैसे ही क्या कभी अपने विचारों, इरादों और व्यवहार का भी कोई चेकअप किया है? सुकरात कहते हैं यही असली धर्म है। आत्मा की देखभाल कैसे? रोज खुद से पूछकर, क्या आज मैंने जो किया वो वाकई ठीक था? क्या मैंने जो सोचा उसमें दया थी या डर? क्या मैं अपने लालच या अपने डर के पीछे भाग रहा हूँ? ये है माइंड और आत्मा का ऑडिट। हाँ, यह मुश्किल है, क्योंकि इस ऑडिट में आपको अपनी कमजोरियां दिखेंगी, वो बातें जो आप खुद से छुपा रहे थे। और शायद इसलिए लोग अनजानी, अनपरखी जिंदगी जीना पसंद करते हैं ताकि उन्हें अपना असली चेहरा न देखना पड़े। लेकिन अगर बीमारी को न पहचानो तो उसका इलाज कैसे करोगे? तो शुरुआत कहाँ से हो? बहुत आसान है, छोटे सवालों से। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं इस चीज को सच मानता हूँ या बस दूसरों से सीखा है? क्या ये सपना मेरा है या किसी और का? क्या मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ या बस किसी रेस में भाग रहा हूँ? मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सच्चाई, प्यार, पैसा, इज्जत। अगर आपने इनमें से किसी एक सवाल पर भी कुछ देर सोचा है तो आप एक एग्जामिन्ड लाइफ की ओर पहला कदम रख चुके हैं। अब एक सवाल और, जब आप परखते हैं तो पैमाना क्या होगा? क्या चीज सही है, क्या गलत?
कैसे तय होगा? सुकरात ने इसका जवाब भी दिया। उनके शब्दों में वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। पर इसका क्या मतलब? क्या कोई इंसान जानबूझकर बुरा कर सकता है? यहीं से शुरू होता है अगला अध्याय, जो शायद सुकरात का सबसे बहसित और गलत समझा गया विचार है। जब सुकरात ज्ञान या नॉलेज की बात करते थे ना, तो उनका मतलब वो नहीं होता था जो हम स्कूल कॉलेज में रखते हैं या इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं। आजकल जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं वो तो बस सतह भर होती है। सुकरात के लिए असली ज्ञान था किसी चीज को उसकी पूरी गहराई में, दिल और आत्मा से समझना, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ दिमाग में नहीं पूरे वजूद में उतर जाए। जैसे एक धूम्रपान करने वाला इंसान जानता है कि सिगरेट सेहत के लिए खराब है, हर पैक पर लिखा होता है, लेकिन अगर वो फिर भी सिगरेट पी रहा है तो क्या वो सच में जानता है कि ये नुकसानदेह है? सुकरात कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसे उस सच का पूरा एहसास होता, अगर वो ये भीतर तक महसूस कर पाता कि ये आदत उसकी जिंदगी, उसके रिश्तों और उसकी सेहत को अंदर ही अंदर कैसे खा रही है, तो वो खुद को रोक ही लेता। उसके अंदर का ज्ञान उसकी उस पल की कमजोर इच्छा पर भारी पड़ जाता। तो जब कोई इंसान ये जानते हुए भी कुछ गलत करता है, सुकरात मानते थे कि वो असल में नहीं जानता, उसे सही जानकारी तो है लेकिन गहराई से समझ नहीं है। और यही फर्क है जानना और समझ जाना में। सुकरात का मानना था कि हर इंसान अपनी आत्मा के लेवल पर हमेशा अच्छा ही चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, सुकून में जीना चाहता है, कोई भी जानबूझकर अपने लिए दुख या परेशानी नहीं चुनता। तो फिर जब कोई गलत काम करता है, जैसे चोरी करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद को नुकसान देना चाहता है, वो उस पल में उस चोरी से मिलने वाले पैसों या फायदे को ही खुशी समझ लेता है, लेकिन उसे नहीं दिखता कि इसके बदले में वो क्या क्या खो रहा है, अपनी इज्जत, अपनी नींद, अपने रिश्ते और शायद खुद की आजादी भी। उसने एक बुरा सौदा किया क्योंकि वो अज्ञानी था। उसे सही और गलत का फर्क तो था, लेकिन असली अच्छाई, जिसे सुकरात अल्टीमेट गुड कहते थे, उसका ज्ञान नहीं था। अब सोचिए, इस सोच से एक बहुत बड़ा इंसानियत भरा नतीजा निकलता है। अगर बुराई असल में अज्ञानता है, तो हमें अपराधियों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। सुकरात मानते थे कि जेल का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि सुधार करना चाहिए। उनके लिए एक अपराधी कोई राक्षस नहीं है, वो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा भटक गई है, जो अंधेरे में है, जिसे रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी है ज्ञान। ये सोच बहुत ही मानवीय है और उस दौर में तो बिल्कुल क्रांतिकारी थी, जब कानून जैसे को तैसा के हिसाब से चलता था। सुकरात ने कहा, हमें बुरे कर्मों से नहीं, अज्ञान से लड़ना है, और ऐसा सिस्टम बनाना है जो लोगों को नैतिक और ज्ञानी बनने में मदद करे। लेकिन हर विचार पर सवाल उठते हैं, और इस पर भी हुआ। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कहा, नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने अक्रासिया यानी इच्छा शक्ति की कमी का विचार दिया। उनका कहना था, कई बार हम जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं, हमारी लालच या इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हम गलत कर बैठते हैं। जैसे एक इंसान डाइट पर है, उसे पता है कि केक खाना उसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो खा लेता है। तो ये क्या है, अज्ञानता या बस कमजोर इच्छा शक्ति? ये बहस आज भी जिंदा है फिलॉसफी की दुनिया में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई इंसान सचमुच जानबूझकर बुराई चुन सकता है? सुकरात तो यही मानते थे कि अगर किसी को किसी चीज का असली, गहरा, सच्चा ज्ञान हो जाए तो वो कभी गलत रास्ता चुनेगा ही नहीं, उसका ज्ञान ही उसका नैतिक गाइड बन जाएगा। और यही बन गया था सुकरात का मिशन, लोगों को उनके अज्ञान से बाहर लाना, उन्हें उनकी आत्मा से मिलवाना। लेकिन जब आप बार बार लोगों को बताते हैं कि वो अज्ञानी है, तो वो आपसे प्यार नहीं करते। सुकरात भी लोगों के लिए धीरे धीरे एक सुधारक कम और एक टेरी टॉनिक ज्यादा बनते जा रहे थे। सत्ता को, समाज को वो चुभाने लगे थे। वो बन गए थे एथेंस के गैडफ्लाई। अब सोचिए, सुकरात ने अपने ट्रायल में खुद को एक गैडफ्लाई कहा था, यानी वो छोटी सी मक्खी जो बार बार एक आलसी घोड़े को डंक मारती है ताकि वो जागे, चलना शुरू करे, दौड़े। सुकरात ने कहा, एथेंस वो भारी भरकम घोड़ा है जो सुस्ती में जी रहा है, और मैं उस पर डंक मारने के लिए भेजा गया एक गैडफ्लाई हूँ ताकि ये जाग सके। ये एकदम पॉइंटेड और स्ट्रॉन्ग उपमा थी।
वो सबको डंक मार रहे थे, नेताओं को, कवियों को, कारीगरों को, आम जनता को, हर किसी से वो पूछते, तुम जो सच मानते हो वो क्या वाकई सच है। उनका इरादा परेशान करने का नहीं था बल्कि जगाने का था। सुकरात चाहते थे कि एथेंस बस एक दिखावटी डेमोक्रेसी न रहे बल्कि सच में जागरूक नागरिकों का शहर बने। ऐसा समाज जहां लोग सिर्फ जी न रहे हों बल्कि सोच भी रहे हों। वो बन गए थे एक तरह से सिविक कॉन्शियसनेस के गार्डियन। लेकिन जैसा अक्सर होता है जब आप लोगों की सबसे प्यारी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं तो वो आपको दुश्मन मानने लगते हैं। सुकरात ने ऐसा कुछ भी पसंद नहीं किया था, लेकिन उनकी सवाल पूछने की शैली ऐसी थी कि लोग खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगते थे। एक बड़ा नेता जो भीड़ में भाषण देता है, अगर वो सुकरात के 2-4 सवालों में ही फंस जाए और वो भी यंग लड़कों के सामने, तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसे में नतीजा साफ था, सुकरात ने धीरे धीरे सत्ता के कई दुश्मन बना लिए थे। नेता, कवि और वो सोफिस्ट जिनकी धाक उनकी बहसों ने कमजोर कर दी थी, सब उन्हें हटाने का मौका ढूंढने लगे। ये गैदफ्लाई अब एथेंस के लिए बहुत परेशान कर देने वाली बन गई थी और इस सब के बीच एथेंस खुद भी डगमगाया हुआ था। पेलोपनीशियन वॉर में हार, तानाशाही शासन और लोगों का डेमोक्रेसी से उठता भरोसा। ऐसे वक्त में जब लोग डर के साए में जी रहे हों तो उन्हें हर सवाल पूछने वाला, हर आलोचक एक दुश्मन लगने लगता है। सुकरात पर भी यही ठप्पा लगा कि वो युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं, देवताओं का सम्मान कम कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। और फिर वो हुआ जो इतिहास में दर्ज है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले हिस्से में जानेंगे उस ट्रायल के बारे में जिसने सुकरात की आवाज को चुप कराने की कोशिश की और कैसे वो आवाज चुप होकर भी अमर हो गई। बिल्कुल आपने जो टोन, भाव और टेक्स्ट की लंबाई की शर्त दी है, मैं उन्हें ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट को नीचे दोबारा लिख रहा हूँ और इसे ऐसा रूप दे रहा हूँ जो एक इंसानी आवाज में रेडियो या पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो। अध्याय 6। गैदफ्लाई वो आवाज जो सत्ता को चुभने लगी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो, ये सब उसी सुकरात की शिक्षा का नतीजा है। वही विचार जो कभी उसने बोए थे अब शहर को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ सुकरात खुद को एथेंस का सबसे बड़ा हितैषी मानते थे, एक ऐसा डॉक्टर जो कड़वी मगर असरदार दवा देकर समाज की बीमारियों का इलाज करना चाहता है। वो चाहते थे कि लोग अपनी सोच से खुद सवाल करें, खुद जागरें और खुद ही अपने भीतर झांकें। लेकिन दूसरी तरफ शहर के कई शासक और आम लोग उन्हें अब एक बीमारी की तरह देखने लगे थे, एक ऐसा वायरस जो समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है, एक ऐसी चुभन जिससे सत्ता को बेचैनी हो रही थी। ये एक टकराव था, इरादों का नहीं, नजरिए का। सुकरात का इरादा नेक था, पर उनका तरीका लोगों को चुभता था। वो शहर को जगा रहे थे पर शहर सोना चाहता था। और आप जानते हैं ना, जब कोई आलसी मगर ताकतवर घोड़ा ज्यादा परेशान हो जाए तो वो उस गैदफ्लाई को कुचल देता है जो बार बार उसकी सुस्ती में डंक मार रहा होता है। एथेंस अब वही करने की तैयारी कर रहा था, एक मुकदमा बुन रहा था, एक कानूनी जाल जिसमें उस बूढ़े फिलोसोफर को फंसाकर हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। लेकिन सुकरात की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने उन्हें समझा, जिन्होंने उन्हें सुना और जिनकी वजह से आज हम सुकरात के शब्दों में खुद को ढूंढते हैं। कौन थे वो लोग, कौन थे वो शिष्य जिनकी कलम ने सुकरात को अमर बना दिया, और क्या उन्होंने सुकरात को सचमुच वैसे ही दिखाया जैसे वो असल में थे। ये जानने के लिए चलिए अगले अध्याय में, जहां हम मिलेंगे सुकरात के सबसे मशहूर शागिर्दों से। अध्याय 7, गुरु ऐसा जिसके शिष्य ने उसे अमर बना दिया। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा। उनकी आवाज, उनके विचार, उनका जीवन हम तक पहुँचे उनके शिष्यों के जरिए। और 2 नाम सबसे आगे आते हैं, जेनोफोन और प्लेटो। अगर ये दोनों न होते तो शायद सुकरात आज बस एक फुटनोट बनकर रह जाते इतिहास की किसी धुंधली किताब में। लेकिन मजे की बात ये है कि इन दोनों ने अपने गुरु की जो छवियां पेश की वो इतनी अलग अलग थीं कि कई बार लगता है जैसे हम 2 बिल्कुल अलग अलग सुकरात को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें जेनोफोन की। वो एक सैनिक थे, एक इतिहासकार थे, जमीन से जुड़े सीधे सादे इंसान।
उन्होंने सुकरात को एक व्यावहारिक नैतिक शिक्षक के रूप में दिखाया, एक ऐसा व्यक्ति जो नौजवानों को अनुशासित जीवन जीने, अपने माँ बाप का सम्मान करने और अच्छे नागरिक बनने की सलाह देता है। जेनोफोन का सुकरात हमें एक पारंपरिक ग्रीक शिक्षक जैसा लगता है, कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक अच्छा और समझदार नागरिक। उनकी रचनाएं जैसे मेमोरबिलिया और एपोलॉजी कहीं न कहीं सुकरात को उन पर लगे आरोपों से बचाने की कोशिश भी है। पर फिर आते हैं प्लेटो, और यहाँ से तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। प्लेटो सिर्फ एक शिष्य नहीं थे, वो खुद एक महान दार्शनिक थे। सुकरात की मौत का असर उनके दिल दिमाग पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुरु के विचारों को समझने और आगे बढ़ाने में लगा दी। प्लेटो ने जो भी संवाद लिखे, डायलॉग्स, उनमें सुकरात हमेशा केंद्र में रहे। लेकिन ये सुकरात अब सिर्फ नैतिक उपदेशक नहीं है, वो आत्मा की अमरता, सच्चे न्याय की परिभाषा, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जैसी गूढ़ बातों पर चर्चा करते हैं। वो अब एक दार्शनिक देवदूत जैसे लगते हैं, रहस्यमय और दिव्य। तो सवाल उठता है, असल सुकरात कौन थे? वो जेनोफोन वाले व्यावहारिक शिक्षक या प्लेटो वाले आध्यात्मिक योद्धा? ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि सच इन दोनों के बीच कहीं है। प्लेटो के शुरुआती डायलॉग्स एपोलॉजी, क्रिटो, यूथिफ्रो, इनमें जो सुकरात हैं वो शायद असली सुकरात के सबसे नजदीक हैं। वो वही हैं जो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे प्लेटो के डायलॉग्स गहराते हैं, रिपब्लिक, फेडो, फेड्रस जैसे ग्रंथों में सुकरात अब गूढ़ विचारों के वाहक बन जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि इन डायलॉग्स में प्लेटो ने अपने खुद के विचार सुकरात के मुंह से कहलवाए। तो क्या प्लेटो ने हमें धोखा दिया? नहीं, उन्होंने हमें सुकरात से भी कुछ बढ़ा दिया। सुकरात ने जो सवाल उठाए थे, प्लेटो ने उनके जवाब तलाशने की कोशिश की। सुकरात ने जो बीज बोया था, प्लेटो ने उसे वटवृक्ष बना दिया। अगर प्लेटो न होते तो सुकरात शायद एक रोचक लेकिन छोटा किरदार रह जाते। लेकिन प्लेटो ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में शुमार करवा दिया। ये एक ऐसी गुरु शिष्य की कहानी है जहाँ शिष्य की महानता ने गुरु की विरासत को अमरता का वरदान दे दिया। पर प्लेटो के भीतर इतनी आग कहाँ से आई? वो आग आई थी उस अन्याय से जो उनके गुरु के साथ हुआ था। अब हम उस मोड़ पर आ पहुँचे हैं जहाँ दर्शन और सत्ता आमने सामने खड़े थे। एक मुकदमा जिसमें सच खुद कटघरे में था। चलिए चलते हैं अगले अध्याय में, जहाँ सुकरात का जीवन सबसे बड़े और सबसे दुखद मोड़ पर पहुँचता है। अध्याय 8। जब सच कटघरे में था, सुकरात सिर्फ सवाल पूछते थे, लेकिन उस वक्त के एथेंस के लिए सवाल पूछना जुर्म बन गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका कसूर क्या है। उन्होंने जो भी किया सच जानने के लिए किया। वो ये जानना चाहते थे, क्या वाकई कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है? इस सवाल ने उन्हें सड़कों पर, दुकानों में, मंदिरों में, सैनिकों और कारीगरों के बीच पहुंचा दिया। लेकिन जो बात उन्होंने महसूस की वो चौंकाने वाली थी। जिन्हें सबसे बुद्धिमान माना जाता था वो दरअसल सबसे ज्यादा अज्ञानी थे। और अगर सुकरात खुद को बुद्धिमान मानते भी थे तो बस इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता था कि वो कुछ नहीं जानते। एक अज्ञानी जो अपनी अज्ञानता से वाकिफ है, शायद वही सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने न्यायालय में कहा, मैं युवाओं को भ्रष्ट नहीं कर रहा, मैं तो उन्हें सिखा रहा हूँ आत्मपरीक्षण, अपने भीतर झांकना, जो कि एक इंसान की सबसे जरूरी जिम्मेदारी है। और यही उन्होंने वो ऐतिहासिक पंक्ति कही जो आज भी दार्शनिक सोच की रीढ़ है, एक अनपरीक्षित जिंदगी जीने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एथेंस के लिए एक गैद फ्लाई हैं, एक ऐसा डंक मारने वाला कीड़ा जिसे देवताओं ने भेजा है ताकि ये महान घोड़ा एथेंस नींद में न चला जाए। अगर तुम मुझे मारोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे, मेरे जैसा दूसरा तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा। अब सोचिए, मौत का सामना करते हुए कोई इतना निडर, इतना शांत कैसे हो सकता है? सुकरात वहां अपनी जान बचाने नहीं बल्कि पूरे शहर को एक आईना दिखाने आए थे। लेकिन 500 आम नागरिकों की ज्यूरी वो उनकी बातें समझ नहीं पाई। उन्हें सुकरात का रवैया अहंकार से भरा लगा। ऐसा लगा मानो वो कानून का मजाक बना रहे हैं।
वोटिंग हुई और बहुत कम अंतर से उन्हें दोषी ठहराया गया। अब बारी थी सजा तय करने की। प्रक्रिया कुछ यूं थी, पहले अभियोजक अपनी सजा का प्रस्ताव देते, फिर दोषी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखता और ज्यूरी दोनों में से किसी एक को चुनती। अभियोजकों ने मौत की सजा मांगी। अब सुकरात के पास मौका था, वो कोई हल्की सजा मांग सकते थे, जुर्माना, देश निकाला, कुछ तो ऐसा जिससे जान बच जाए। लेकिन सुकरात ही थे। उन्होंने जो कहा उसने पूरी ज्यूरी को हिला दिया। मैंने शहर को जगाया है, उसे सोने से रोका है। मुझे सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। मुझे ब्राइटनियन में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, जैसा कि ओलंपिक विजेताओं और नायकों को मिलता है। ये बात सुनकर ज्यूरी सन्न रह गई। अब ज्यूरी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने और भी ज्यादा भारी बहुमत से सुकरात को जहर पीने की सजा सुना दी। एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी ज्ञान, आत्मा और नैतिकता की बात की, उसे उसी के शहर ने मौत की सजा दे दी। अध्याय 9। मौत के सामने सिद्धांतों से समझौता नहीं। फैसला आ चुका था। अब वो गैदफ्लाई, अब वो अपराधी बन चुका था। जिस सजा का ऐलान हुआ वो थी हेमलॉक का जहर, एक धीमा जहर जो शरीर को नीचे से ऊपर तक सुन्न करता जाता है, फिर बस शांति। लेकिन ये सजा तुरंत नहीं दी गई, क्योंकि उस समय एथेंस से एक पवित्र जहाज दिलोस द्वीप की तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, और जब तक वो जहाज लौट न आए कोई भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। 1 महीने का वक्त मिला, 1 महीना मौत की परछाई के साथ। ये 1 महीना सुकरात की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि अब उनके शब्द नहीं, उनके कर्म बोल रहे थे। एक सुबह सूरज उगने से पहले उनके पुराने दोस्त क्रिटो उनकी कोठरी में पहुंचे। सब कुछ तैयार था, रक्षकों को रिश्वत दी जा चुकी थी, भागने के लिए नाव तैयार थी। क्रिटो ने बहुत भावुक होकर कहा, सुकरात, तुम मर गए तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। लोग कहेंगे कि मैंने कोशिश नहीं की, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तुम अपने दुश्मनों को जीतने दोगे। किसी भी आम इंसान का दिल पिघल जाता, लेकिन सुकरात ने जो कहा वो उन्हें आम इंसानों से अलग करता है। मेरे प्यारे क्रिटो, भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचो। क्या मैं वो काम करूं जो मैंने जिंदगी भर नकारा है? उन्होंने कहा, मैंने एथेंस के कानूनों में विश्वास किया। इन्हीं कानूनों ने मुझे जीवन दिया, शादी करने का अधिकार दिया, मुझे ये समाज दिया। मैंने अपनी मर्जी से इन कानूनों को अपनाया है। अब जब वही कानून मेरे खिलाफ हैं, तो क्या मैं भाग जाऊं? क्या मैं उन नियमों को तोड़ दूं जिन्हें मैं सबसे बड़ा मानता रहा हूं? उन्होंने कल्पना की, अगर कानून खुद एक इंसान बनकर सामने आए और कहें, सुकरात, क्या तुम हमें नष्ट कर रहे हो? तब मैं क्या जवाब दूंगा? सुकरात ने कहा, अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं देना चाहिए। भले ही ज्यूरी ने मुझसे अन्याय किया हो, लेकिन अगर मैं भागता हूँ तो मैं भी वही करूँगा जिसके खिलाफ जिंदगी भर खड़ा रहा। और फिर वो दिन आ गया। कारागार में दोस्त रो रहे थे, लेकिन सुकरात शांत थे, जैसे कोई साधु ध्यान में बैठा हो। उन्होंने आत्मा की अमरता पर एक लंबा गहरा संवाद किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मौत से मत डरो। उन्होंने कहा, यह आत्मा की देह से मुक्ति है, और एक दार्शनिक की यही तो अल्टीमेट जर्नी होती है। जब कारापाल हेमलॉक का प्याला लेकर आया, उसकी आंखें भी भीगी थीं। सुकरात, उसने कहा, आप सबसे शांत, सबसे नेक इंसान हैं जो मैंने कभी देखा। सुकरात ने बिना हिचकिचाहट के प्याला लिया, एक ही घूंट में पी गए। धीरे धीरे जहर का असर ऊपर की ओर बढ़ने लगा, शरीर शून्य होता गया, और फिर अपने आखिरी क्षणों में उन्होंने कहा, क्रिटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा उधार है, उसे देना मत भूलना। एस्क्लेपियस चिकित्सा के देवता। लोग जब बीमारी से ठीक होते उन्हें एक मुर्गा चढ़ाते थे। शायद सुकरात कहना चाह रहे थे, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर शांति। एक शरीर चला गया, पर एक विचार अमर हो गया। अध्याय 10। सुकरात की विरासत, वो जो आज भी हमारे भीतर जिंदा है। 2500 साल बीत चुके हैं। वो इमारतें, वो गलियां अब इतिहास की तस्वीर बन गई हैं।
लेकिन सुकरात का नाम आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने हमें सोचने की आजादी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछना गुनाह नहीं, जरूरी है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है क्रिटिकल थिंकिंग। उनसे पहले ज्ञान बस ऊपर से नीचे आता था, जो कहा गया उसे मान लो। लेकिन सुकरात ने कहा, नहीं, सवाल पूछो। क्यों माने? किस आधार पर? क्या ये सही है? आज जब हम बच्चों से कहते हैं हर बात पर सवाल उठाओ, तो हम असल में सुकरात की ही विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने हमें सिर्फ दर्शन नहीं दिया, एक सोचने का तरीका दिया। और यही वजह है कि भले ही उनका शरीर एथेंस की एक जेल में मिट्टी में मिल गया हो, पर उनकी सोच हर उस इंसान में सांस ले रही है जो सच की तलाश में खुद से सवाल करता है। विज्ञान जो हर चीज पर सवाल उठाता है, हर दावे पर प्रमाण मांगता है, उसकी नींव में भी कहीं ना कहीं सुकरात की वही प्रश्न करने वाली आत्मा जीवित है। आज के सोशल मीडिया के तूफानी दौर में जहां हर तरफ फेक न्यूज और अधकचरी जानकारी का सैलाब है, वहां सुकरात की ये सोच एक आत्मरक्षा कवच बन जाती है। हर पोस्ट, हर वायरल वीडियो पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले एक पल रुककर बस खुद से पूछिए, क्या ये सच है? इसका स्रोत क्या है? इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है क्या? यही सुकरात की तरह सोचने की शुरुआत है। सुकरात की दूसरी सबसे मूल्यवान विरासत है नैतिकता और आत्मज्ञान का संगम। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चे अर्थों में अच्छी जिंदगी सिर्फ बाहरी सफलता, पैसा या प्रसिद्धि से नहीं बनती। सबसे जरूरी है आत्मा की देखभाल। नो था सिर्फ खुद को जानो। यही उनके दर्शन का हृदय था। उन्होंने नैतिकता को धार्मिक कर्मकांडों की बेड़ियों से निकालकर उसे व्यक्तिगत विवेक और तर्क की रोशनी में रखा। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, बल्कि आपको बस अपने भीतर झांकने, अपने मूल्यों को पहचानने और उन्हीं के अनुरूप जीने की हिम्मत चाहिए। यह विचार आज भी उतना ही जीवंत है। आज जब तनाव, चिंता और अवसाद हर कोने में फैला है, तब इन सबका एक मौलिक कारण ये भी है कि हम एक अनजानी जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने भीतर की सच्ची आवाज से कट चुके हैं और बाहरी शोर में कहीं खो गए हैं। सुकरात हमें रुकने, ठहरने और फिर खुद से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। सुकरात की तीसरी और शायद सबसे साहसी विरासत है बौद्धिक ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की ताकत। वो अपनी जान बचा सकते थे, बस चुप रहने का वादा कर लेते, देश छोड़ देते या अदालत से माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनके लिए एक ऐसी जिंदगी जो उनके सत्य के खिलाफ हो, वो जिंदगी नहीं थी। मौत उन्हें स्वीकार थी, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। ये बौद्धिक सविनय अवज्ञा का चरम उदाहरण था। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का शांतिपूर्वक विरोध किया, तब उनके भीतर भी कहीं न कहीं सुकरात की आत्मा बोल रही थी। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सच बोलने और सही के लिए खड़े होने की कीमत बड़ी हो सकती है, लेकिन वही रास्ता सम्मानजनक और आत्मसम्मान से भरा होता है। सुकरात ने कभी कोई आसान जवाब नहीं दिए, उन्होंने बस मुश्किल और जरूरी सवाल पूछने सिखाए। उन्होंने मंजिल नहीं दिखाई, बस रास्ते की रोशनी बनकर हमें चलना सिखाया। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक विचारक, एक प्रेरणा और एक जिंदा चेतना थे। आज भी जब कोई पत्रकार सत्ता से सच्चे सवाल पूछता है, जब कोई वैज्ञानिक किसी पुरानी मान्यता को चुनौती देता है, जब कोई दोस्त ईमानदारी से पूछता है क्या तू सच में खुश है, या जब आप खुद रात को सोने से पहले एक पल रुककर सोचते हैं कि आज कैसा बीता, तो वहाँ सुकरात मौजूद होते हैं। वो अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए हैं। एक ऐसी अग्निशिखा जो अंधकार में रोशनी बनकर जलती है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलती है। सुकरात की कहानी शायद यहीं समाप्त होती हो, पर आपकी अपनी जांची हुई, जागरूक और सच्ची जिंदगी की कहानी यहीं से शुरू हो सकती है। अब जब हम इस लंबी, गहरी और भावनात्मक यात्रा के अंत की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अपने भीतर के सुकरात को कैसे जगाएं? हमने सुकरात के साथ एथेंस की गलियों में भटकते हुए तर्क के तीखेपन को महसूस किया, उनके मुकदमे की बेचैनी को जिया और उनके शांत लेकिन अडिग अंत के साक्षी बने। अब समय है ये सोचने का कि हम इस पूरी यात्रा से अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस तेज और उलझनों भरी दुनिया में अपने भीतर के सुकरात को जीवित रख सकें? हाँ, है।
और यह किसी कठिन दर्शन शास्त्र में नहीं बल्कि कुछ साधारण लेकिन क्रांतिकारी आदतों में छिपा है। पहला सवाल पूछने की आदत डालिए। सबसे पहले खुद से, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? क्या ये मेरी सच्चाई है या किसी और की थोप दी गई सोच? जैसे ही आप पूछना शुरू करते हैं, आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय विचारक बन जाते हैं। आप अब दुनिया को सिर्फ वैसे नहीं देखेंगे जैसी वो दिखती है, बल्कि जैसी वो सच में है वैसी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बौद्धिक विनम्रता को अपनाएं। कभी कभी मुझे नहीं पता कहना सबसे बड़ा साहस होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सब कुछ जानने का दिखावा करता है, वहां ये स्वीकारना कि मैं नहीं जानता सीखने का पहला दरवाजा खोलता है। जो आपसे अलग सोचते हैं उन्हें दुश्मन नहीं, एक अवसर समझिए। बहस का उद्देश्य जीतना नहीं होना चाहिए बल्कि सच्चाई को और गहराई से समझना होना चाहिए। तीसरा, आत्मविश्लेषण की आदत डालिए। हर दिन या कम से कम हर हफ्ते कुछ वक्त खुद के साथ बिताइए। डायरी लिखिए, ध्यान कीजिए या बस चुपचाप बैठकर सोचिए, क्या मैंने आज अपने मूल्यों पर जिया? क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं और बेहतर कर सकता था? ये आत्मा की सर्विसिंग है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम है, वैसे ही आत्मा के लिए आत्मनिरीक्षण। और आखिर में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, खास तौर पर तब जब सब कुछ आपको कहे कि समझौता कर लो। सुकरात की कहानी हमें यही सिखाती है कि आराम से बढ़कर है आत्मसम्मान, सुविधा से बढ़कर है सत्य। अपने उन मूल्यों को पहचानिए जिनसे आप किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकते, और फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उन्हें थामे रहिए। सुकरात बनना आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको भीड़ में खोए हुए किसी से एक जागरूक, जिम्मेदार और गहराई से जुड़ा इंसान बना देती है। ये यात्रा आपको एक ऐसी जिंदगी देती है जो पूरी तरह से आपकी अपनी होती है। एक जिंदगी जो सिर्फ बीतती नहीं बल्कि अर्थपूर्ण रूप से जिया जाता है। इस लंबी और आत्मा तक पहुंचने वाली यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी हलचल पैदा की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि सुकरात की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आप ऐसी ही गहरी, विचारोत्तेजक और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो किताबी कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली ऑडियो सीधे आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।